अब अगली खबर में हम बढ़ रहे हैं। हरियाणा के नूंह में दंगों को लेकर के, बल्कि हमले को लेकर के अब लगातार नए नए तथ्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जो है वो इस मामले में अब तक चल रहा है। 93 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या अभी तक पुलिस की जांच में सामने आया है और क्यों हम इसे कहते हैं हमला और साजिशन हमला उस शोभा यात्रा पर? एक बार जरा आप देखिए, पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि अभी तक जैसे आप ये देखिए, क्रेट में पत्थर भर करके रखे हुए हैं, कांच की बोतलें, हजारों की तादाद में कांच की बोतलें जो थी वो वहां पर पहले से इकट्ठा करके रखी गई थी। जो पुलिस की रिपोर्ट है जांच की, उसमें तो कहा गया कि 3000 ऐसी कांच की बोतलों का इस्तेमाल हुआ, जिनको पेट्रोल बम के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। अब बुलडोजर भी देखिए वहां पर पहुंच चुका है। बुलडोजर के जरिए भी वहां पर कुछ जो अवैध बस्तियां हैं उनको हटाया जा रहा है। और कुछ जगह से तो ऐसी भी खबरें हैं कि यहाँ रोहिंग्या भी शरण ले चुके हैं। रोहिंग्या यहाँ पर रहते थे और वो भी शायद इस दंगों में शामिल थे। प्लानिंग किस स्टेज पर हुई है ये पता चला कि प्लानिंग में पहले मीटिंग की गई कि क्या करेंगे, क्योंकि यात्रा निकल रही है उस पर। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, 200 बाइक का इंतजाम किया गया, बाइक के सब नंबर प्लेट काली कर दी गई। और उसके बाद जब शोभा यात्रा वहां पर हुई तो रिले मैसेजिंग हो रही थी कि यात्रा कहां पहुंची है, अब कहां पहुंची है। छतों पर पहले से पत्थर भरकर तैयार कर लिए गए थे, 2 डंपरों में पत्थर आए थे, यह बात भी वहां पर कह दी गई है। तो जिम्मेदारी पहले कुछ एक ग्रुप को दी गई कि तुम कांच की बोतलें इकट्ठा करोगे, और वहां लोगों ने बताया कि बड़ा आसान है, कांच की बोतलों का काम वहां बहुत होता है, कबाड़ी का काम बहुत होता है, तो कांच की बोतलें का इंतजाम करना मुश्किल नहीं था उनके लिए। आम लोगों से कहा गया आप छतों पर अपने पत्थरों को जमा करके रखिए, और 2 डंपर पत्थर वहां पर लाए भी गए। इसका सीआईडी की रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया है। और अब सवाल यह है कि जो एक्शन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री खट्टर ने भी कहा कि इसकी भरपाई जो है वो हम दंगाइयों से करेंगे, तो क्या जो मांग वहां के, अब तो नूंह के लोग कह रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ जैसे किसी की जरूरत है, अगर वो बयान हमारे पास है वहां के एक स्थानीय निवासी का, तो हम वो सुनाना भी चाहते हैं कि वो क्या बता रहे हैं कि किस तरीके की साजिश थी और अब वो किस तरीके की जांच और कार्रवाई प्रशासन से चाहते हैं। हमें कितने साल हो गए, हमने कभी आज तक ये हादसा नहीं देखा ना ही सुना। और जब ये हादसा हुआ तो एकदम सभी लोगों को एकदम दहशत पैदा हो गई। और यहाँ से हम सब देखते रहे कितना धुआं, कितने भगदड़, यहाँ से हम काफ़ी देखते रहे और पता भी लगता रहा ऐसे ऐसे बात हुई। लेकिन जो भी सरकार है और उनको तुरंत ये कब्जा करना चाहिए था, कंट्रोल में लेना चाहिए था। और दूसरी बात, जो यहाँ के लोग हैं, हिंसा जो जिन्होंने की है उनको पहले से ही तैयारी थी। मतलब पहले से तैयारी उन्होंने कर रखी थी। क्यों कर रखी? हिंसा करनी है। क्योंकि उनके मकानों के ऊपर जो पब्लिक थी, जो पत्थर फेंक रहे थे, उनके पास इतने पत्थर कहाँ से आए? मतलब पहले से तैयारी उन्होंने कर रखी थी। पेप्सी है पीने वाली, उसमें पेट्रोल डाल के, बत्ती डाल के और जला के उसको तुरंत फेंकते थे, गाड़ियों में आग लग जाती थी। जो यूपी में योगी है, अभी तक तो उसके मुकाबले कोई नहीं पहुंचा। 2 हिस्से हैं इस बयान के। एक साजिश, वो खुद बता रही हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पत्थर, पेट्रोल बम, सब कुछ उन्होंने बताया। बाकी डिटेल अब सब जगह छपी भी हुई है, कहां से कितने हजार और बोतलें आई और कितना टन पत्थर आया और कितनी 100 बाइक वहां पर आई। योगी 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 हो रहा है इस वक्त मेवात में और हरियाणा के अंदर। तो क्या यूपी की बीजेपी के जितने राज्य हैं सब जगह योगी जैसा ही एक मुख्यमंत्री कहां से लाए? नहीं, देखिए ये बड़ा स्वाभाविक सा है, इसमें कोई बहुत अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक मुझे नहीं लगता है। देश में कोई भी, और हम तो मतलब देश में क्या, कभी कोई दुनिया में कोई मॉडल होता है तो लोग उसको कहते हैं कि अडॉप्ट करो भाई, इसी पे काम करो अगर उससे कुछ बढ़िया निकल रहा है। उत्तर प्रदेश बदनाम था हर दूसरे चौथे किसी न किसी इलाके में, और खास करके ये जो भी नूंह में हुआ है, इस तरह के तो इलाके उत्तर प्रदेश में बहुतायत थे। एक योगी आदित्यनाथ सत्ता में आता है और उसके बाद ऐसे इलाके कहां गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। तो जाहिर है जो भी लोग पीड़ित हैं, विशेष करके, हो सकता है हम लोगों को ना समझ में आए, जो दिल्ली में बैठकर हम लोग टीवी की बहस कर रहे हैं या कोई दूसरे हिस्से में, उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ऐसे इलाकों में जहां ऐसी संवेदनशील स्थिति होती है, जहां नूंह जैसे इलाके में इस तरह से संगठित तौर पर पत्थर, बोतलें, आग लगाना, बम लगाना, वहां गोली चलाना, यह सब होता है, तो उसमें फिर योगी याद आता है। फिर लोगों को लगता है कि हाँ भाई एक तो अधिकारी हो। और सोचिए, वो कह रहे हैं कि प्रशासन को क्यों नहीं पहले से पकड़ लेना चाहिए था, उनको कब्जा कर लेना चाहिए, तो वो अपनी भाषा में कह रहे हैं कि पकड़ लो। तो ये तो किसी भी प्रशासन से उम्मीद होती है, और इसको आप योगी मॉडल कह के लागू कीजिए। एक
लॉ एंड ऑर्डर का लागू कीजिए, लेकिन देश उम्मीद यही करता है, हर अमन पसंद व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कानून से ऊपर खुद को माने, गुंडागर्दी करे, अपराध करे। नहीं, और इसमें तो देखिए अब जितने प्रमाण साजिश के आ रहे हैं वो तो आंखें खोलकर रख देने वाले हैं, और खास तौर पर जो नाराजगी लोगों की है वो सरकार से है। ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार इस इलाके के अंदर पहले अगर सख्ती करती, कई जगह मैं सुन चुका हूं कि ये तो मिनी पाकिस्तान बन गया, वहां के लोग बोल रहे हैं यहां ऐसा कुछ नहीं। एक बूढ़ी महिला बोल रही थी यहां कुछ नहीं होता साहब, बेटा यहां कुछ नहीं होता, यहां तो पाकिस्तान बन गया, यहां तो अधिकारी भी नहीं आता है। यह परिस्थिति क्यों बनने दी, इसको लेकर के नाराजगी लोगों की सरकार के साथ है। और सलाम केवल और केवल वहां मौजूद जो पुलिस वाले, जिनकी संख्या बड़ी कम थी, उसमें भी खास तौर पर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है ममता सिंह, उनका हमने कल इंटरव्यू, डिटेल इंटरव्यू चलाया। एक महिला और उनके साथ शायद 10-12 पुलिस वाले रहे होंगे जिनके पास हथियार थे। वो आप इंटरव्यू सुनिए, आपने अगर नहीं सुना तो। वो एक प्रोपोगेंडा को ध्वस्त कर रही हैं। जितने लोग ये बता रहे हैं मंदिर नहीं घिरा था, पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ा था, गोली तो यहां वाले हिंदू दल चला रहे थे। एक अफसर, आईपीएस अफसर बता रही है, जब मैं उस मंदिर के अंदर घुसी 2500 लोग फंसे हुए थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद महिलाओं की और बच्चों की थी, और पहाड़ से ताबड़तोड़ गोली चल रही थी। फिर वो बता रही, जब मैं महिलाओं को लेकर के, महिलाओं और बच्चों को बाहर निकली, कोई तैयार नहीं था बाहर निकलने के लिए फायरिंग के बीच में, मैंने हौसला दिया बाहर चलो। बाहर निकलते ही गोली लगी। किस्मत से वो गोली मुझे नहीं, मेरी गाड़ी को लग गई। वो गोली तो किसी को भी लग सकती थी, बच्चे को भी गोली लग सकती थी। उसके बाद कह रही थी हम सड़क से निकल नहीं पा रहे थे, सड़क पर सारी गाड़ियां जल रही थी और उनके अंदर सीएनजी किट लगी होगी या पेट्रोल टैंक फट रहे थे। वो वहां से मैं कैसे ले जाती महिलाओं को, बच्चों को, इसीलिए मैं खेत से उनको लेकर के गई। वो ऐसा लग रहा है वो जंग का मैदान था। तो ये किसी सरकार की वहां इसकी वजह से वहां जो लोग बचे नहीं, ये इंडिविजुअल एफर्ट है कुछ पुलिस वालों। एक लाइन रोक के बोल दूं, ये सरकार को हम लोग जब से घटना हुई तब से कह रहे हैं नकारी सरकार है। एक पुलिस ऑफिसर की बहादुरी का किस्सा है, सरकार का भी है, लेकिन जरा उन लोगों की भी बात करनी चाहिए। क्या विपक्ष के नेता, क्या वो देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, वो अभी भी इस सच को स्वीकार रहे हैं क्या, या अभी भी वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा वही कर रहे हैं और पत्थरबाजों पर, दंगाइयों पर कार्रवाई को दूसरी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं? आप सोचिए, इतने बड़े लोग, सामान्य जो शहरी है, नागरिक है, उसके जीवन पर इतना बड़ा खतरा, इतनी मुश्किल में जी रहा है, और अभी भी उनको प्रोपेगेंडा सूझ रहा है। अभी भी वो डरा रहे हैं कि देखो पूरा हिंदुस्तान वो एकदम आग में जल रहा है, और वो किस तरह की आग है जो केरोसिन छिड़क दिया गया है, माचिस लगा दी जाएगी। मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए। सरकार का निकम्मापन निश्चित तौर पर उस पर बात होगी, उनकी आलोचना होगी, लेकिन ये दूसरा वर्ग जो है उस पर भी बात होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, बात ये कही इसलिए और शुरुआत में कहा कि ये उन सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करती है उनकी बात। देखिए, ममता सिंह जो है उन्होंने बहुत बहादुरी काम किया, और जिस तरह उन्होंने बचाया, जो आप बता रहे हैं इंटरव्यू में भी है, तो जाहिर है उनकी बात का प्रतिवाद करने का तो कोई आधार नहीं है और ना किया जा सकता है, क्योंकि जो स्वयं वो झेल करके पूरी गोलीबारी, आगजनी, जो भी वहाँ पर हिंसा थी, और उसके बाद 2,500-3 हज़ार लोगों को बचाया उन्होंने, हम अखबारों में पढ़ा मैंने उनके बारे में, तो निश्चित रूप से उनको तो इसके लिए इसका श्रेय भी दिया जाना चाहिए। और जो बात यह है कि जो तत्व वहाँ थे जिन्होंने ये सारी हरकतें की है, चाहे वो रोहिंग्या हों, चाहे वो स्थानीय लोग हों, जो भी हों, अब ज़रूरत उनकी है कि उनको आइडेंटिफाई करके एक एक को पकड़ करके और उनको बाकायदा कानून के हिसाब से जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो मामला है, क्योंकि देखिए जो स्थानीय लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे मेवाती एकदम आके हमला करने लगे हों, है ना, या सारे जो है गुड़गांव के दूसरे शहरी लोग भिड़ गए हों। ये लोग लिमिटेड होते हैं, इस तरह के लोग हरकत करने वाले, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, और उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर सकती है और उनको अलग थलग किया जाना चाहिए, और उनको कतई सेवियर नहीं बनने देना चाहिए कि वो अपने समाज के बड़े सेवियर, बड़े वो जिस तरह की कोशिशें होती हैं। मुझे लगता है कई सारे वीडियो भी घूम रहे हैं, एक वीडियो बहुत ही खतरनाक वीडियो मेरे पास भी आया था, हालांकि मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया, बहुत ही मतलब गंदा वीडियो है वो। और मुझे आश्चर्य है कि वो व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, जो इतना सर्कुलेट हो रहा है वीडियो, वो किसी युवक का है, और जिस तरह वो गालियां दे रहा है दूसरे समुदाय के लोगों को और बात कर रहा है, वो अपने आप में बहुत खतरनाक। इस तरह के बहुत सारे वीडियो अभी भी घूम रहे हैं। मेवाती पाकिस्तानी करके तो नहीं आपने? नहीं, कुछ और है। मेवाती पाकिस्तानी नहीं है वो, तो मेवाती पाकिस्तानी की बड़ी चर्चा हो गई। एक और वीडियो पाकिस्तान में ही रहता है। हाँ, वो नहीं, ये तो यहाँ का स्थानीय लोकल है, और वो बाकायदा कह रहा है कि मतलब 3 दिन बाद ये होने वाला है, हम देख लेंगे, ये कर देंगे, बड़ी गाली गलौज कर रहा है। मैंने उसको फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया, मतलब आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि इस तरह की चीज़, लेकिन
पुलिस को उसका ऐसे तत्वों का संज्ञान लेना चाहिए ताकि आगे अभी न बढ़ के मामला। नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए, गुरुकुल पर हमला हुआ, गुरुकुल में लोग शरण ले, गुरुकुल में किसी का क्या कौन बैठा है जिसको आप मारने जा रहे थे? बच्चे होते हैं वहां तो, गुरुकुल में बच्चे ही थे ना। वहां आप गए, मस्जिद मंदिर में आपने हमला किया, थाने पे हमला किया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात प्रदीप जी सामने आ रही है। कोरोना के काल में ये साइबर हब का बड़ा अड्डा बन गया। वहां खासकर थाना, साइबर थाना बनाया गया है। उस साइबर थाने को ध्वस्त कर दिया गया, वहां का रिकॉर्ड खत्म करने की कोशिश की गई है। हाँ, तो इसमें उस ये कहा जा रहा है कि चंद दिन पहले 100 करोड़ रुपए का साइबर ठगी का पूरा मामला उसी थाने से उजागर हुआ था और वहां रिकॉर्ड रखा हुआ था। हाँ, तो उस गिरोह के लोग भी होंगे उसमें तो शामिल। ये असल में क्या है कि 75 साल से हमने जो तुष्टीकरण की राजनीति चलाई है उसका नतीजा ही है। और उसके बाद जो आते हैं, जैसे बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, वो ये डर कि इन पर हाथ डालेंगे, विवाद होगा, झगड़ा होगा, सरकार मुश्किल में पड़ेगी, तो इस डर से वो कोई कार्रवाई नहीं करते। योगी मॉडल है क्या? सिर्फ एक वाक्य, कानून का डर, चाहे आप जितने प्रिविलेज्ड हो या आम आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का डर होना चाहिए। कानून तोड़ोगे अंदर जाओगे, कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी। जब तक ये डर नहीं होगा, इन लोगों को है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि हम एक विशेष समुदाय से आते हैं। अब ये देखिए हमने किस तरह से एक फोड़े को नासूर बनाया। मैंने कल 47 की बात की थी। 47 में ही सरदार पटेल ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये घेटोइजेशन नहीं होने देना चाहिए, मिक्स्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए। एक जगह एक समुदाय के लोगों को योजनाबद्ध ढंग से नहीं बसने देना चाहिए। ये उसी का नतीजा है। तो ये आजकल जो इस समय जो चर्चा हो रही है, इसकी तुलना हो रही है कि याद दिलाया जा रहा है कोहट का जो नरसंहार हुआ था उससे, जो अभी उसमें खैबर पख्तूनख्वा में है, भारत में नहीं है वो हिस्सा, जिस तरह से जो है वहाँ नरसंहार हुआ था। 93% वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन थी। एक कविता को लेकर किसी एक मुसलमान ने कविता लिखी हिंदुओं के खिलाफ, उसके जवाब में एक हिंदू ने लिखी मुसलमानों के खिलाफ, उसके बाद माफी मांगी, तब भी रुका नहीं, सारे हिंदू और सिख मार दिए गए। तो ये कोई आज का नहीं है। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। या तो योगी जी कोई एक हैंडबुक, योगी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हैंडबुक आईपीसी सीआरपीसी और वो फिर लागू करवा दी जाए सब जगह। जरूरत नहीं है, यहाँ दिल में हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसी जरूरत है कि भाई आप जो योगी वहां करते हैं वही करो जो करना है। नहीं, वो सही कह रहे हैं, कानून का राज 6.5 साल हो गए किसी शहर में कर्फ्यू नहीं लगाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।